Assalamu alaikum everyone, welcome back to the Political Science Paper 2 lecture series on near-peer, and today we're going to talk about judicial review. Judicial review का सवाल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आ चुका है पास पेपर्स में, जैसे कि simply explain the doctrine of judicial review. What is judicial review? Discuss its impact on US decision making process. Or write a comprehensive note on the power of judicial review and its limits in the context of Pakistan. This is what we're going to do in this video. This is what we're going to do in the next video, and this is what we'll do when we'll do the system of Pakistan later. Judicial review is the process whereby an apex court, apex means top court, Supreme Court generally, interprets a law and determines its constitutional status. If the judiciary finds that a given piece of legislation is in conflict with any provision of the constitution, it may strike down the same. बेसिकली अगेन चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम को अपने जहन में लेकर आएँ और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करें. तो चूँकि जुडिशरी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दे आर ऑल्सो द इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द कांग्रेस, तो जुडिशरी के पास इख्तियार है कि वो चेक करे कि क्या ये जो लेजिस्लेशन पास हुई है ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को वायलेट तो नहीं करी, कि कल को पार्लियामेंट ये डिसाइड करे कि 3% ऑफ द पॉपुलेशन को हमने रैंडमली किल कर देना है टू सेव फॉर इंस्टेंस आवर रिसोर्सेज, या हमने इस माइनॉरिटी को कत्ल कर देना है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. शुड दैट बी अलाउड इन अ डेमोक्रेसी? बिकॉज डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के तहत तो मेजॉरिटी ने ये डिसाइड किया, क्योंकि मेजॉरिटी की विल को रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया तो उसको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती. हाउएवर इन द डेमोक्रेसी की ट्रू एसेंस आपने कुछ पॉपुलर विम्स पे, मेजॉरिटेरियन इम्पल्सेस पे ब्रेक्स लगानी होती हैं. दैट इज़ वाई वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस, कि ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके कॉन्सोनेंस में सारी चीज़ें होंगी. नथिंग कैन बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कोई लॉ पास नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो. अगर ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस जनरली इज़ मोर डिफ़िकल्ट as compared to ordinary lawmaking process. Please refer to the earlier video and Pol Sci 1 lectures regarding federalism, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात की थी. तो इसके तहत बेसिकली फिर यही आइडिया है कि बहुत सारे ऐसे कवानीन होते हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि वेदर दे वायलेट और डू दे नॉट वायलेट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो अगर जुडिशरी को ये लगे, सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई लॉ पार्लियामेंट ने या कांग्रेस ने पास कर दिया है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है. दैट इज़ व्हाट जुडिशियल रिव्यू इज़ अबाउट. For example, if US Congress were to pass a law banning newspapers from printing certain information, courts would have the authority to rule that the law violates the First Amendment, which is the right of free speech in US. It is therefore unconstitutional and invalid. Ultra vires basically यही होता है कि without legal effect. Ultra vires outside legal effect. It's void. तो यही है कि जब कोर्ट डिसाइड करती है कि ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन या कोई एग्जेक्टिव एक्शन, एग्जेक्टिव ने भी कोई अथॉरिटी या कोई रूल पास किया, एग्जेक्टिव ने कोई डायरेक्शन दी है, कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है, किसी डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा इशू ऑर्डर किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर इट अल्ट्रा वायरीज कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है, तो ये विदाउट लीगल इफेक्ट, इसकी कोई हैसियत नहीं. अब दो तरह के अल्ट्रा वायरीज हो सकते हैं. वन इज द सब्सटैंटिव एंड द सेकंड इज प्रोसीजरल. सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरीज इज द सिचुएशन वेयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इनैक्ट लॉज और रूल्स फॉर विच दैट दे आर नॉट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट. यानी जब लॉ ने किसी एग्जीक्यूटिव को ये इख्तियार ही नहीं दिया वो कुछ करने को, तो वो जब करते हैं तो वो सब्सटैंटिव अल्ट्रा वायरीज है. प्रोसीजर अल्ट्रा वायरीज हैं कि अथॉरिटीज फेल टू फॉलो द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स टू डू समथिंग. सो फॉर इंस्टेंस के प्रोसीजर अल्ट्रा वायरीज, फॉर इंस्टेंस जब आप प्रोक्योरमेंट करते हो किसी चीज़ की गवर्नमेंट में, तो प्रोक्योरमेंट के पूरे रूल्स हैं कि आपने उनको फॉलो करने हैं, जो कि पेपरा रूल्स जिनको कहा जाता है उनके तहत प्रोक्योरमेंट की जाती है. प्रोसीजर्स को फॉलो करना ज़रूरी है. तो हमारे बहुत सारे जो नैब के मुकदमात अभी चल रहे हैं, बहुत सारा गवर्नमेंट ऑफिशल्स के ऊपर, पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर, वो प्रोसीजर्स को फॉलो ना करने पे हैं, ख़ास तौर पर प्रोक्योरमेंट के प्रोसीजर्स को फॉलो ना करने के ऊपर. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ये बात हो गई. इसके बाद
ये बेसिकली जो आइडिया था जुडिशल रिव्यू का, ये जॉन मार्शल की जो जजमेंट थी मैरबरी वर्सेस मैडिसन, उसमें सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ही रोट दैट एन एक्ट ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज वॉइड. नाउ व्हाट इज द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ जुडिशल रिव्यू? कुछ लिमिटेशन है जुडिशल रिव्यू पे, यानी इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट पावर ऑफ द कोर्ट. जजेस कैन ओनली रिव्यू लॉज और अदर गवर्नमेंटल एक्ट्स दैट आर चैलेंज्ड इन कोर्ट. यानी कि जब तक कोई डिसीजन चैलेंज नहीं होता कोर्ट में, तब तक जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन पाकिस्तान एंड इंडिया जहाँ पर सुओ मोटो पावर है कोर्ट के पास. लेकिन यूएस में फॉर इंस्टेंस सुओ मोटो पावर कोर्ट के पास नहीं है. तो कोई अगर ऐसा लॉ पास हुआ है तो किसी को पिटीशन लेके कोर्ट में जाना पड़ेगा. कोर्ट खुद टीवी पे देख के नहीं डिसाइड कर सकती कि वो हमने देखा ये कानून पास हुआ है तो हम अब इस पर फैसला सुनेंगे. Once a ruling is made, judges must rely on other branches of government to enforce them. क्योंकि जो judges खुद जाके तो enforce नहीं करते, तो judges rely on other branches to enforce them. तो ये एक किस्म की limitation है उसकी. The role of court is not to make the decision being challenged, remake the decision being challenged, but to conduct a review of the decision to assess whether the decision was flawed and should be revoked. कोर्ट ने ये नहीं करना कि खुद कानून पास करना शुरू कर दे कि उसके पास कोई कानून आया तो कोर्ट कहे नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी जगह ये करें. कोर्ट ने सिर्फ रिव्यू करना है कि ये जो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है वेदर दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, क्योंकि ताकि कोई किसी की डोमेन में ट्रांसग्रेस ना करे. डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका डिफरेंट स्कोप है. लिमिटेशंस हमने डिस्कस कर ली. स्कोप जुडिशियल रिव्यूज इन डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट. यूके में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन एंड यूनिटरी इन कैरेक्टर, ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट. क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कोडिफाइड और सारी पावर्स यूनिटरी सिस्टम है, तो सारी पावर सेंटर में है, तो पार्लियामेंट इज ऑल पावरफुल. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही कोडिफाइड नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसके अगेंस्ट आप चेक करेंगे. तो हेंस कोर्ट्स कैन नॉट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो इन अदर वर्ड्स जुडिशियल रिव्यू की पावर एज सच यूके में एग्जिस्ट नहीं करती विद द कोर्ट्स. यूएसए जहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, चेक्स एंड बैलेंसेस है, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लेजिस्लेशन एक्टेड बाय कांग्रेस इफ इट फाइंड द सेम टू बी इनकम्पैटिबल विद कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, मैरबरी वर्सेस मैडिसन, रो वर्सेस ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सिटीजन यूनाइटेड वर्सेस फेडरल इलेक्शन कमीशन, ये सारे के सारे यूएस के जुडिशियल रिव्यू के इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो वो आप एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं. जर्मनी के अंदर जो ऑर्डिनरी सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं जुडिशियल रिव्यू करती. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज चेक करने के लिए एक पूरी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई हुई है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर जुडिशियल रिव्यू. They can strike down both ordinary legislation as well as constitutional amendment. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बना हुआ है, अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करने के लिए पार्लियामेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश करती है और वो अमेंडमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रडिक्शन में है तो वो भी स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं. यानी जर्मनी में बहुत वास्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर है. क्योंकि दो चीज़ें हैं. एक चीज़ तो है चेक करना कि जो आम लेजिस्लेशन है, रेगुलर लेजिस्लेशन है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा. और एक है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जा रही है पार्लियामेंट में, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रही. तो जर्मनी में दोनों ही कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. इंडिया में देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग टसल बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. The 24th Amendment in 1971 authorized Parliament to amend any provision of the Constitution. लेकिन इंडिया के अंदर ओवर टाइम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व किया है जुडिशरी ने. बेसिकली उसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सर्टेन बेसिक फीचर्स दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट्स बाय द पार्लियामेंट. तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पे ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंडियन जुडिशरी ने इवॉल्व किया एंड इट हैज़ बिकम वेरी पावरफुल. केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बेसिकली वाज द केस वेयर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज फर्स्ट इनन्सिएटेड बाय द इंडियन जुडिशरी. उसके तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसका जिसमें उसका फेडरल कैरेक्टर है, उसका डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, उसका सेक्युलर कैरेक्टर है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, कि ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनको पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकती. तो टेक्निकली वो जुडिशियल रिव्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट करता है वहाँ पे. पाकिस्तान में भी चूँकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. Article 8, for instance, itself provides limit that no law can be made which is in conflict with the fundamental rights. Article 227 says that no law can be made which is repugnant to the injunctions of Islam. तो judicial review इन ग्राउंड्स पे एग्जिस्ट करता है. पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इन अ वे अब पावर दे रहा है जुडिशरी को. मेथड ऑफ जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान में जो फॉलो होता है वो आर्टिकल 199 जिसके अंदर रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, या आर्टिकल 184(3 जो कि सो मोटो पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के तहत एक्सरसाइज की जाती है. इनकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे जब हम पाकिस्तान का सिस्टम कवर करेंगे.
Now what are writ jurisdictions? Writ basically कोर्ट के अंदर जाती है, कोर्ट बेसिकली उस पर फिर अपनी जुडिशल रिव्यू की ये 5 तरीके हैं किस्म के रिट्स. द फर्स्ट इज द रिट ऑफ मैंडेमस. Writ of mandamus is basically a command issued to a public authority to do a certain act which he is bound to do. तो फॉर इंस्टेंस अगर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो हर 4 साल बाद सेंसस कंडक्ट करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सेंसस एवरी 4 years. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कितना है हमारे, लेकिन हाइपोथेटिकली लेट्स से 4 years. If the government does not do it, the court has a power under writ of mandamus to issue that direction to government to fulfill its constitutional obligation. To do something. Mandamus यानी उसके मैंडेट करना कि ये काम करे अपना. The second is the writ of prohibition. ये उसका उल्टा है कि वो काम जिसके आपको मना किया गया है, जो जिसकी आपकी अथॉरिटी नहीं है, तो वो आप ना करें. It is a command issued to a public authority to refrain from doing anything which he is not permitted by law to do so. तो जिस तरीके से अगर एग्जीक्यूटिव जो आपका तहसील ऑफिसर है कोई जो कि म्यूनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसका काम मोहल्ले की सफाई करवाना है, वो ये नहीं कर सकता कि बंदे उठा के तो जेल में बंद कर दे, क्योंकि ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ टू डू दैट. ये उसकी पावर से, स्कोप से बाहर है. तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन करना, डोंट डू व्हाट इज़ बियॉन्ड योर पावर्स, व्हिच इज़ बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन बाय लॉ. द थर्ड इज़ द रिट ऑफ सर्शियोरराय. Certiorari basically seeks judicial review of a decision of a lower court. ये basically higher courts lower courts के decision को देखती हैं कि क्या जो lower courts ने decision पास किया है वो ठीक decision पास किया है, वो legal decision ठीक है कि नहीं ठीक. अगर वो lower courts का decision नहीं ठीक तो वो उसे ultra vires declare कर देते हैं. It's a power of direct power of judicial review. तो यानी कि फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ सेशन कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन पास किया है और उसके खिलाफ अगर उसके खिलाफ रिट ऑफ सर्शियोरराय होती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट देखती है कि क्या जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो ठीक दिया है, सारे प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, एविडेंस ठीक कलेक्ट किया गया है, सारी चीज़ें ठीक थी. तो अगर नहीं ठीक थी तो फिर वो उसे उसकी जजमेंट को रिवर्स कर सकती है. Then there is writ of habeas corpus. It's basically the order of the court to deliver an imprisoned individual to the court and show valid रीज़न फॉर दैट पर्सनस डिटेंशन. बेसिकली ये आइडिया है कि किसी भी बंदे को आर्बिट्ररीली डिटेन नहीं किया जा सकता. माशरे में कोई भी बंदा अगर रियासत ने किसी को उठाया है तो उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए. विद इन पाकिस्तान में जैसे है कि 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर जिस भी बंदे को अरेस्ट किया उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, ताकि आप मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई कर सके पुलिस के इसके हमें ये लग रहा है कि ये मसला है. फिर मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इस बंदे को गलत उठाया गया है और पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं है टू बिगिन विद, तो फिर मजिस्ट्रेट उसको उस बंदे को रिहा कर सकता है. लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ठीक उठाया तो फिर वो एविडेंस कलेक्शन के लिए फिर उसकी 14 डेज़ तक, अप टू 14 डेज़ उसकी डिटेंशन पुलिस रिमांड पे उसको दे सकते हैं. आफ्टर दैट उसको जुडिशियल रिमांड पे शिफ्ट करना होता है. बेसिकली कि इलीगली किसी को डिटेन ना किया जाए, आर्बिट्रेरीली किसी को डिटेन ना किया जाए. तो स्टेट की पावर को लिमिट करती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कि स्टेट फंक्शनरीज अगर किसी बंदे को बंद करती हैं, जेल करती हैं, इम्प्रिजन करती हैं, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया जाए, ताकि स्टेट अथॉरिटीज़ ये साबित कर सकें कि हमने इस बंदे को आर्बिट्रेरीली नहीं उठाया. अगर उठाया आर्बिट्रेरीली तो कोर्ट फिर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के तहत डायरेक्ट कर सकती है उस बंदे को, स्टेट एजेंसीज को इस बंदे को छोड़ा जाए. Then there is writ of quo warranto. That requires a person holding a public office to show under what authority of law he claims to hold that office. कि किस अथॉरिटी के तहत आप जो हो ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो, किस नोटिफिकेशन के तहत, किस लीगल सैंक्शन के तहत आपको ये ऑफिस जो है वो मिला है, किसके तहत आपने ये डायरेक्शंस इशू किए. तो ये जनरली जुडिशियल रिव्यू के प्रिंसिपल्स हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस जुडिशियल रिव्यू and the role of the Supreme Court in the evolution of US Constitution. I hope this lecture helped you guys. I'll see you guys next time.